नहीं सर। क्या हो गया भाई? अच्छा यार, पिछली बार कहाँ तक हो गया था? लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पहुंच गए थे हम? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया था क्या, वो इंटीग्रेट करने वाला? हाँ सर। स्प्रिंग फोर्स पे थे सर। क्या? स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, अच्छा हाँ। उससे पहले हमने वेरिएबल फोर्स भी कर लिया होगा। सर ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा रिविजन टाइप का करते हैं, उस पर आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था आपका? एक क्वेश्चन दिया था मैंने, अच्छा वाला क्वेश्चन दिया था, मेरे को याद आ रहा है, यहाँ कहीं लिखा था मैंने। एक क्वेश्चन दिया था, कुछ टाइम वाला दिया था शायद यार, लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था। अरे कोई तो बता दो क्वेश्चन क्या था वो। अरे कोई क्वेश्चन तो बता दो भाई। एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, कहा था करके आना इसको। सर 10 kg का बॉक्स रखा था। हाँ। एट टी इज इक्वल टू 0। एक म्यू फोर्स लग रहा है। म्यू 0.2 था। म्यू 0.2 था। एफ कितना लगाया था? 10 t शायद। 10 हाँ हाँ, इतना लगाया था। मैंने पूछा था क्या था, वर्क डन इन 5 सेकेंड, यही पूछा था। हाँ सर। बाय एफ इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकंड में कितना काम हो रखा है। देखो कब तक हिलेगा नहीं, कैसे करोगे? सबसे पहले तो फ्रिक्शन निकाल दो। फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है, कितना लग सकता है फ्रिक्शन? एफ मैक्स कितना अपने पास है? मैक्स ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इंटू नॉर्मल, नॉर्मल आ जाएगा आपका 120 आ गया। तो जब तक ये फोर्स 20 नहीं बनता है तब तक तो नहीं हिलेगा। यानी ये 20 कब बनेगा? तो यानी t लेस देन इक्वल 2 तक क्या होगा, f की वैल्यू f होगी, इक्विलिब्रियम रहेगा। f माइनस एफ, और सही बोला जाए तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 सेकंड तक तो, 2 सेकंड पर जाके इसका 20 बनेगा, उसके बाद मोशन चालू होगा। 20 सेकंड तक तो सिंपल ही रहेगा। अगर ये 15 होता है तो 15 लग जाएगा, 10 होता है तो मतलब जो भी f की वैल्यू होगी उतना फ्रिक्शन लग जाएगा। यानी यहाँ पर तो कोई मूवमेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। अच्छा, कहानी चालू होगी उसके बाद। अगर t की वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाती है तब क्या होगा? f माइनस एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ए होगा। f की वैल्यू कितनी आ गई? f की वैल्यू आपको दे रखी है 10 इंटू टी माइनस मैक्सिमम आपका 20 है, इज इक्वल टू m कितना हो गया 10 इंटू ए। ये कहानी बन गई। अब यहां से a कितना आ गया, 10 से कट करो, t माइनस 2 बन गया है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल आ रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, अब या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से चल लो या फिर आप एफ डी एक्स कर लो। यहां से क्या करो, ए की वैल्यू दे रखी है t माइनस 2। हमारा वर्कडन क्या होगा? हमारा वर्कडन होता है एफ डी एक्स, बाय डेफिनेशन एफ डी एक्स होता है कि नहीं होता? वेरिएबल फोर्स है, एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, कहां से कहां तक देखेंगे अभी, कहां से कहां तक करना है। ठीक है, तो हमें dx चाहिए, dx तो पता ही नहीं है। अब a को मैं अगर dv बाई dt भी लिखता हूं तो बनेगा t माइनस 2। तो dv की वैल्यू कितनी हो गई है? t माइनस 2 dt। या तो आप वर्क एनर्जी से भी चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि
लेकिन अगर आप वर्क एनर्जी से चलते हो तो भी एक दिक्कत आएगी भाई, फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, तो खाली एफ का काम नहीं आएगा, फ्रिक्शन भी काम करेगा ना, खाली एफ थोड़ा ना काम कर रहा है। अगर वर्क एनर्जी से चलते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, अभी कराता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, इज इक्वल टू डेल्टा के, ऐसा कहता है, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शन और एफ दोनों काम करेंगे, तो खाली डेल्टा के निकाल के वर्क डन बाय एफ तो नहीं आएगा, हमें चलना ऐसे ही पड़ेगा, तो मजबूरी पड़ गई है। तो एक काम करो, इंटीग्रेट करो, टी इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना, 0 नहीं 2 सेकेंड, इक्वेशन 2 सेकेंड के बाद के लिए वैलिड है, यहां तक ये वाली इक्वेशन 2 सेकेंड के बाद के लिए वैलिड है। तो 2 पर रेस्ट से चालू किया होगा, कोई जनरल टी टाइम पर v बना दो, कोई जनरल टी टाइम पर v बना दो, इंटीग्रेट करोगे v आएगा 0 से लेके v तक, इधर की साइड कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, 2 से लेके t तक, ये हो जाएगा। लिमिट पुट करोगे v इज इक्वल टू, यहां पुट करोगे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, में से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब यहां से आप लिख सकते हो dx, v को लिख सकते हो dx बाई dt, v को लिख सकते हो dx बाई dt, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t माइनस, अगर 2 माइनस 4 माइनस 2 यानी प्लस 2 आ जाएगा। अब आपको जब ये वर्क डन बाय फोर्स निकालना है, अब लास्ट स्टेप बच गया आपका, वर्क डन बाय फोर्स निकालना है, यहाँ से dx कितना आ गया, dx आ गया है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू डी टी। आपका वर्क डन की डेफिनेशन होती है वर्क डन बाय फोर्स एफ डी एक्स, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन बाय एफ इस तरीके से निकाला जाता है। अब एफ तो आपको पता था 10t है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत आ रही थी dx चल रहा था साथ में, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, इंटीग्रेट लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, हमें वर्क डन निकालना है 5 सेकंड में, तो इंटीग्रेट कहाँ से पहले तो करोगे कैसे, ये t है यहाँ पर x चल रहा है, तो dx को dt के टर्म पर लाना था, तो dx को dt के उस पर लाना था, तो मैंने ये कर लिया, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t प्लस 2 इंटू डी टी। अब जितने लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे वो इंटीग्रेट भी कर लेंगे। बस समझने वाली बात ये है, इंटीग्रेट तो कर लोगे ना इसको, पहले मल्टीप्लाई कर लेना फिर बाद में इंटीग्रेट कर लेना, टी को पहले उससे पूरे से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 10 को बाहर ले लेना चाहे तो, फिर इंटीग्रेट कर लेना उसको। समझने वाली बात यह है कि इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, ये इंटीग्रेशन पड़ेगा 2 से लेके 5 तक, ना कि 0 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक करना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से मत कर लेना, क्यों, क्योंकि भाई ये वाली जो dx बन के आया है, ये पूरी चीज तो वैलिड है आपका 2 सेकंड के बाद, ये पूरी चीज तो वैलिड है 2 सेकंड के बाद, तो ये 0 से लेके 5 तक, अब जो भी आंसर आएगा वो आपका वर्क डन बाय एफ है, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का मीडियोकर क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक आधे क्वेश्चन अच्छा देना जरूरी है। अरे हमने वो वाला कर लिया था क्या, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा, हाँ सर। हो गया था क्या, उनकी कितने समय के बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, 5 सेकंड आ रहा था, क्या आ रहा था, इसकी स्पीड शायद 10 दी थी, इसकी 10 दे रखी थी, हुआ था क्या, अरे हुआ था क्या, कौन से सन्नाटे में खोए रहते हो भाई, लिख लो इसको, लिख लो।
खींचो रहा, 1 सेकंड स्क्रीनशॉट खींचो, फिर लिखना है इससे। हम्म, चलो हो गया भाई, है ना? 1 मिनट। एक मिनट, इंटीग्रेशन क्या होगा? पता नहीं भाई, कर लो उसको। अच्छा, बोर्ड के लिए तुम्हारा वो भी हो रहा होगा, तो उसमें वो देख लेना थोड़ा आगे का ना, सरफेस टेंशन वगैरह मैंने पढ़ा रखा है। अगर तुम्हारे लेक्चर नहीं लगता है इनकेस, ठीक है, आगे का है वो, काफी आगे का है, इसमें लगाता हूँ। अभी AP1 में पढ़ा रखा है शायद मैंने, बोर्ड का लेक्चर लगा था एक, तो उसमें देख लेना। किसी को सरफेस टेंशन वगैरह से लगता है कुछ, जिसका भी टेस्ट वेस्ट में आ रहा है, तो सरफेस टेंशन पढ़ा रखी मैंने उसमें, तो वो बोर्ड पर्पज से है, कितना बोर्ड में आता है बस। स्टेट बोर्ड या CBSE? दोनों में सेम ही आता है, देखो सिलेबस में तुम्हारे 11th में ही है दोनों के, CBSE में तो 11th में कंफर्म्ड है, और उसमें भी 11th में ही होगा। देखो, हाँ, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। ये लो, ये है आपका, ये थीटा दे रखा है, ये लेंथ L दे रखी है, यहाँ पर M मास रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है। अच्छा, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, किसी कलाकार को याद है इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? tan थीटा अगर ग्रेटर देन म्यू स्लाइड होता है करेगा। तो स्लाइड कर जाएगा। क्यों क्यों? कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बोलते थे उसको? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। तो इफ ऐसा दे रखा है, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन ब्लॉक reaches bottom, block reaches the bottom of wedge, bottom। किसका माइक है भाई ये? अरे भाई बस करो। हाँ ठीक है, करो फटाफट करो इसको।
तुझे था ना अड्डे। चलो करो 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 इसको फटाफट करो। हो जाएगा तो बता देना मेरे को। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है। ये है, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? क्या आएगा भाई? वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल। छत्तीस लोग हैं, ठीक है। ऐसे ही चलना तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी mg का cos mg का sin थीटा इंटू एल, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस का म्यू mg cos थीटा इंटू एल, ये हो जाएगा, ठीक है। आओ फिर उसको करो। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ सर। ठीक है। उस पर आओ फटाफट, उस पर आओ। ठीक है, चलो उसको करते हैं। जहां पर नहीं समझ में आएगा तो बता देना। हाँ भाई, सबसे पहले तो इसका एक्सलेशन निकाल लो। एक्सलेशन कितना होता है अगर आपको याद होगा, एटवुड मशीन खूब आराम से करा रखा है इसका। अरे यार 2 kg नहीं होगा यार, 4 kg है, ठीक है। ये 2 किलो का है, ये 4 किलो का है, नहीं तो फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या ही आएगा फिर उसमें, ठीक है। तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा, 4 - 2 अपॉन 4 + 2 इंटू जी,
कहाँ से आता है, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। कैसे बनता है, यहाँ का कर लेना, न्यूटन लॉ में कर रखा है हमने। तो 2/6 यानी 1/g/3 आ गया एक्सेलेरेशन। टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन टेंशन आती थी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये निकल के आ जाती थी। सब्स्टिट्यूट करो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू जी, 2 3 जा 8/3g आ जाएगी। तो टेंशन इतनी निकल के आ गई आपकी। सब कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आया, टेंशन कांस्टेंट आया, ठीक है। अच्छा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट क्यों, एक्सेलेरेशन क्यों निकालना पड़ा, वर्क डन पूछ रहा है कितने में, अरे यार t इज इक्वल टू लेट्स से 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। लो करो, फटाफट करो इसको, आप पर 1 मिनट है, फटाफट करो। सर चारों भी 3 सेकंड पे निकालना है। हाँ, चारों का, चारों का। हो गया क्या, क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो इसका, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, रेस्ट से चालू कर रखा है, तो एस की वैल्यू यूटी प्लस हाफ इंटू g/3 इंटू टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा ये, जी की वैल्यू 10 ले लेना, तो 30 अपॉन 15 आ जाएगा। 15 डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका ऊपर को हो जाएगा, इसका नीचे को हो जाएगा 15। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, पहला पार्ट देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m1, ग्रेविटी का वर्क डन आएगा माइनस m g इंटू 15। माइनस का क्यों आएगा, आप जानते हो माइनस का क्यों आएगा, m1 पे ग्रेविटी नीचे को लग रही है, वो जा ऊपर को रहा है, तो माइनस का 300। सेकेंड, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m2 इज इक्वल टू, m2 का कितना हो जाएगा, m प्लस का रहेगा mgh, 600, यूनिट लगाना मत भूलना, जूल। तीसरा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1, टेंशन ऑन m1 पर टेंशन तो वैसे लगेगी, टेंशन ऊपर को ही आएगी, तो इस पर टेंशन ऊपर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन आ जाएगा आपका, टेंशन कितनी आई है, इसको 80/3 लिख लेना, तो 80/3, फोर्स भी ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा है 15, 3 5 जा 8 5 जा 40, 400 जूल। चौथा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m2, कितना हो जाएगा भाई, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m2 कितना हो गया, हाँ m2 पर टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो cos 180 लगा दो या माइनस साइन लगा दो पहले से ही, तो मैं माइनस लगा देता हूँ, 80/3 डिस्प्लेसमेंट हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया 15, तो माइनस का 400, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर हमने जब ये सब किया है, स्पीड भी निकाल लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला ही हमने,
स्पीड भी निकाल लो। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, u प्लस एटी, ए कितना हो जाएगा आपका g/3 इंटू समय कितना हो गया है 3, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड किसकी, इसके नीचे को 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, ये ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे बाद में, अब हम पहले ही लगाना सिखा दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सिंपल है स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप m1 को ऑब्जर्व करते हो, m1 पर नेट वर्क डन कितना हो गया है, वर्क डन कितना हो गया है, ध्यान देना, m1 पर ग्रेविटी काम कर रही है और टेंशन काम कर रही है, तो m1 पर नेट वर्क डन हो गया -300 प्लस 400, 100 जूल का, इतना वर्क डन हो चुका है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम बोलेंगे तो फाइनली कितनी हो गई है, हाफ, फाइनली कितनी हो गई है, ठीक है, फाइनली कितनी हो गई है, हाफ एम कितना है इसका 2 इंटू वी स्क्वायर -0, तो 100 जूल आ जाएगी आपकी। देखो दोनों इक्वल हो रहा है, यही वर्क एनर्जी का कहना था। ठीक है, यही वर्क एनर्जी का कहना था, वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है। सेम चीज आप वैलिड करा सकते हो M2 पर भी, M2 पर भी लगा सकते हो आप। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है, इधर का हो गया ना, ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। हाँ सर। एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है, वर्क डन, इसमें टेंशन क्या है, टेंशन यहाँ पर इंटरनल फोर्स है कि नहीं है, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स फॉर सिस्टम, इंटरनल फोर्स फॉर सिस्टम, सिस्टम में कौन कौन है, M1 एंड M2 के लिए। तो देखोगे ये वाला पॉइंट अलग से लिख लेना, लास्ट में लिखना, ये वाला पॉइंट अलग से लिखना लास्ट में। ठीक है, ये वाला पॉइंट अलग से लिख लेना, ये हो जाएगा। तो टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम, तो नेट वर्क डन बाय टेंशन, नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम कितना हो गया, जरा ध्यान से देखो, नेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, एक पर 400 कर रखा है, एक पर माइनस का 400 कर रखा है, कितना निकल के आ गया 0। तो ये चीज याद रखना, ये पॉइंट को बना लेना अलग से, फिर से ये पॉइंट को बना लेना, और बस इसको भी बनाए रखना। लास्ट में एक पॉइंट लिखवाऊंगा मैं आपको जब वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ है जब तक सिस्टम रिजिड रहता है, ठीक है, एक कॉपी को ऊपर लिख लो, पहले इसको नोट कर लो फिर बताता हूं, ये सबको नोट कर लो पहले, इसमें लिख लेना सिमिलरली फॉर M2, सिमिलरली फॉर M2, M2 के लिए भी कर सकते हो ऐसा ही कि भाई ये दोनों चीजें बराबर आएंगी। ठीक है,
ठीक है, लिखो कहीं ऊपर लिख लो, कॉपी का ऊपर लिख लेना कहीं, ठीक, नोट करके लिखो। नोट करके लिखो, वर्क डन, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वर्क डन by internal force, work done by internal force, work done by internal force on a rigid system, work done by internal force on the rigid system is always zero, is always zero। यानी कहने का मतलब ये है, देखो जरा, न्यूटन लॉ पढ़ा था, हमारे पास ऐसे रोप थी, हमने इसको F फोर्स लगाया था, एक्सेलरेट करा था, हमसे पूछता था यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन कितनी होगी, याद आ रहा है कुछ? ऐसा क्वेश्चन क्या था, रॉड वाला, ठीक है। अब वो टेंशन इंटरनल होगी, होगी कि नहीं होगी, टेंशन इंटरनल होगी। तो देखो जरा, इसको अगर मैं कट करके देखता हूं, इस पर टेंशन ऐसे लगेगी, इस पर टेंशन पीछे को लगेगी। अगर मैं सिस्टम पर वर्क डन निकालता भी हूं, अब अगर ये इसका पूरे रॉड का डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है, तो इसके कारण वर्क डन आएगा माइनस का टीएस, इसके कारण वर्क डन आएगा टीएस। तो जब सिस्टम पर वर्क डन लिखूंगा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया। और भी कहीं भी होगा, सिस्टम पर क्या होता है, जैसे पूरा सिस्टम जा रहा है तो इंटरनल फोर्स पेयर में ही होंगे, कहीं से भी देखो, कट करके देखोगे, कहीं भी देखो, जैसे आपने एक एक डब्बे को, ये वाला प्रॉब्लम आता है आपका, ये है, इस पर लगा रहे हो, इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से जितना काम ए पर कर रहा होगा, जितना काम ए पर एक एफ फोर्स लगाया हुआ है, ए पर जो नॉर्मल आएगा और जो पी पर नॉर्मल आएगा बराबर होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर जब तक ये साथ चल रहे हैं तो इस पर वर्क डन हो जाएगा एनएस, इस पर वर्क डन हो जाएगा माइनस एन इंटू एस, तो नेट वर्क डन देखोगे जीरो ही निकल के आएगा। लेकिन सिस्टम रिजिड रहना चाहिए, अंडरलाइन करना, रिजिड सिस्टम को अंडरलाइन कर लेना। रिजिड सिस्टम क्या होता है, जिसमें पार्टिकल या एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस नहीं बदलता है, इन दोनों के बीच में पहले जीरो था, बाद में भी जीरो रहेगा। ऐसा ना हो कि बी वाला थोड़ा आगे चले जाए और ए वाला पीछे रह जाए, जैसे इसमें है। अब कहोगे इसमें तो डिस्टेंस बदल रहा है, नहीं बदल रहा। रस्सी के लॉन्ग देखो, रस्सी जब तक टाइट है तब तक ये वैलिड रहेगा आपका, जब तक रस्सी टाइट है, ठीक है ना, जब तक रस्सी टाइट है तो वर्क डन बाय टेंशन आपका जीरो ही रहेगा। क्लियर है बातें? हाँ सर। हाँ सर। रस्सी के लॉन्ग कोई बराबर फिक्स है ना, रस्सी को आप इसको सीधा करके देख लो, ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये इसको अगर सीधा करके देखोगे तो ऐसे जा रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स है। रस्सी कहीं बीच में ढीला नहीं पड़ रही है, ढीली पड़ेगी तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तब आप नहीं बोल सकते ये चीज। ना रस्सी में खिंचाव आना चाहिए ज्यादा, मतलब टेंशन तो है लेकिन एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, रस्सी दोनों के बीच में सेपरेशन बदलनी नहीं चाहिए। तो हमारी आयलर रस्सी में खिंचाव तो आता नहीं है, ठीक है ना, खिंचाव मतलब एक्सटेंशन नहीं आता, टेंशन तो आती है, एक्सटेंशन नहीं आता आपका, तो ये हो जाएगा। तो वो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट ठीक है, अच्छे क्वेश्चनों में काम आता है। मेरे ख्याल से आगे बढ़े, हो गया, लिख लिया होगा, बाकी जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। ये वाले डायग्राम बनाने होंगे, बना लेना उस लाइन के नीचे कि भाई नेट वर्क डन जीरो ही आ रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो आ रहा है सिस्टम पर। सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, एक पर माइनस एन एस कर रहा है, एक पर सेम चीज यहां पर हो जाएगी, वर्क डन बाय टेंशन जीरो आ रहा है। यही बातें हो जाएंगी आपकी, बनाना चाहते हो तो बना लो वाले। अब हम इसका वर्क डन बाय टेंशन इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसका हम देखो कहां इस्तेमाल करते हैं। आपने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा था,
स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा था, मैं कैसे लेता था, L1 प्लस L2 लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया। अब उससे आसान तरीका देखो, अब उससे आसान तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को वापस लेके आ जाओ। पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन से आपको पता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है कि रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, वो खिंच नहीं सकता आपका। तो अपने पर जैसे कि ये वाला हो गया, ये दे रखा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये रखा हुआ है, ये डब्बा जा रहा है आगे को। ये A है, ये B है, ये अगर B से जा रहा है, ये अगर U से जा रहा है, तो रिलेशन निकालना था हमें। ठीक है, ऐसे और वहां का सॉल्व एग्जांपल है, आपकी शीट में भी हो गए। तो ये सिनेरियो दे रखा है आपको, अब कैसे करोगे? देखो क्या होगा, अगर मैं इस रस्सी में टेंशन T मानता हूं, अगर मैं इस रस्सी में टेंशन T मानता हूं, पुली पर क्या होगा, पुली पर एफबीडी बनाना आप जानते हो, पुली पर टेंशन, यही टेंशन ऐसे लगेगी, यही टेंशन ऐसे लगेगी, यहां पर यही चीज आपकी 2T बन जाएगी। इतना किसी को, इसमें किसी को डाउट है क्या? पुली के एफबीडी में किसी को डाउट है? इस रस्सी में T टेंशन मान रखी है तो पूरी रस्सी में T लगेगी? नहीं सर, डाउट नहीं। ठीक है ना, फिर यहां पर यही चीज 2T पीछे को लग जाएगी। अब सिस्टम के लिए रस्सी तो इंटरनल ही है, सिस्टम के लिए रस्सी तो इंटरनल ही है, तो वर्क डन बाय जब टेंशन करोगे, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम 0 होना चाहिए, सिस्टम 0 होना चाहिए। अच्छा मान लो ये एक्स ए गई आगे को, मान लो ये किसी टाइम पर एक्स ए गई है, ये किसी इंस्टेंट पर एक्स बी गया है आगे को, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, देखो जरा ध्यान से देखना, इस पर लिखोगे T इंटू एक्स ए, फोर्स आगे को, टेंशन आगे को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे को, T एक्स ए, इस पर लिखोगे माइनस 2T इंटू एक्स बी, लिखोगे? क्लियर है यहां तक, किसी को कोई हाँ दिक्कत है? सर। ठीक है, अब इसको देखो T से T कट जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, जब डिफरेंशिएट करोगे, पहले T से T कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, dx से बाय dt माइनस 2 dxp बाय dt इज इक्वल टू 0। dx से बाय dt क्या बन जाएगा, जिस रेट से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, u माइनस ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ dxp बाय dt, v बन जाएगा। तो ये रिलेशन आ जाता है u की वैल्यू 2v। तो कल के दिन में आप क्या करना, आप T इंटू एक्स, जो एक्स में रिलेशन आता है, एक्स में रिलेशन आता है, वही रिलेशन v में आ जाता है। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करोगे, T से T कट रहा है, वही रिलेशन आएगा आपका। तो कल के दिन में आप डायरेक्ट T इंटू वी लगा लेना, यहाँ पर टी वी लिख देना, यहाँ पर 2T वी लिख देना, मतलब इसके केस में u आ जाएगा, इसके केस में v आ जाएगा सीधे। एक्स एक्स भी मत लिखना डायरेक्ट, अगर एक्सलेशन में रिलेशन पूछा होगा तो एक्सलेशन लिख देना। ऑल्दो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर वहां से आप डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी में आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख लो। आई बात समझ में? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना तो वेलोसिटी, एक्सलेशन में निकालना तो एक्सलेशन, तो फोर्स टेंशन इनटू एक्सलेशन का कर लो, या फिर टेंशन इनटू वेलोसिटी का कर लो। डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक्सलेशन में लिखा होगा, बहुत लंबा है। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके बाद अब जो आते हैं भयानक क्वेश्चन। भयानक क्वेश्चन कैसे, मान लो ये पुली है, ये है, ये फिर है, ये 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 है, लो ये ए ब्लॉक है और यहाँ पर बी ब्लॉक है। ए और बी में रिलेशन निकालना है कि भाई अगर ये ऊपर को बी से जा रहा है तो ये नीचे को आएगा यू से। फाइंड रिलेशन बिटवीन वी एंड यू, फाइंड रिलेशन बिटवीन वी एंड यू, फाइंड रिलेशन बिटवीन वी एंड यू। करो, पहले इसको लिख लो,
फिर उसको करते हैं। थोड़ा आसान वाला दूं क्या पहले? थोड़ा आसान वाला करें? ऐसे है, ये भी आसानी है। टेंशन जैसे मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, अगर वो करनी आ गई तो वो भी बहुत आसान प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सोचो, लेंथ वाले से करते हैं आप L1 L2 L2, कितना डिफरेंशिएट करके करना पड़ता। हो टेंशन गया वाला सर। तरीका हो गया। कितना आ रहा है? सर v is equals to 15u। कोई ऐसा ही आएगा। 2 मिनट। हाँ हाँ करो। हो जाए तो ये वाला कर लेना। A1 A2 में रिलेशन निकालना है। A1 A2 में रिलेशन निकालना है। अरे वीडियो क्लियर आ रहा है ना? सही दिख रहा है सब? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, निकालो A1 A2 में रिलेशन। यहाँ पर सीख लेना भाई, जिसका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में दिक्कत आ रही थी वो अपने सारे प्रॉब्लम इसके थ्रू कर लेना, टेंशन वाले तरीके से सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी। ऑल दो कभी कभी आपका एक टेंशन वाला तरीका लगाने में कहीं पर डिफिकल्टी होती है, तो वहां पर वो वाले से कर लेना जो पहले सिखाया था। कहीं पर लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी हो रही है टेंशन वाला तरीका लगाने में, तो dl/dt से कर लेना। अरे हमारा फ्रिक्शन डिस्कस हो गया था क्या? नहीं सर। ठीक है, इस वीक के लास्ट लेक्चर में डाउट लिया ना, वर्क एनर्जी के भी और फ्रिक्शन के भी। ओके सर। और जितने चैप्टर हो गए कोशिश करो यार अपना स्टेट बोर्ड का भी कर लो, उसका ना स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन कर लो। बाकी अभी तक थ्योरी लिखने वाला कोई चैप्टर आया नहीं है, ठीक है। इनिशियल काइनेमेटिक्स में बोलूंगा तो रिवर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आती है, उससे एक प्रॉब्लम आ सकती है, रेन वाली आ सकती है प्रॉब्लम, और उससे पहले एक सिंपल पत्थर यहाँ से वहां रिलेटिव बिल्डिंग वाली ऊपर से फेंका है कितना समय नीचे आने में लेगा, ऐसे सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन की एक ग्राफ की प्रॉब्लम, एरिया अंडर स्लोप बताओ, इसका स्लोप मतलब एक्सेलेरेशन बताओ, वीटी ग्राफ दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। फिर प्रोजेक्टाइल को डिराइव करने को आ सकता है कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव करो, रेंज डिराइव करो, मैक्सिमम हाइट डिराइव करो और टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करो। प्रोजेक्टाइल से बस वही होता है कॉमन क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वाइट तो नहीं देते हूँ, मतलब इंक्लाइन वाला नहीं देते, हाइट तो दे देते हैं, इंक्लाइन वाला नहीं देते। तो यही सब थ्योरी पोर्शन में आता है, मतलब डेरिवेशन में आ जाता है वहां से। फिर उसके आगे आता है न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ में न्यूटन लॉ लिखने को आते हैं, ठीक है। और क्या आता है उसमें से न्यूटन लॉ में से? हाँ, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट पर ज्यादा कोई स्कूल में काम नहीं होता, ठीक है उतना। फिर उसके न्यूमेरिकल ही आएगा, मतलब न्यूटन लॉ से। फ्रिक्शन से एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन करने को आता है। एंगल ऑफ स्टेट बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन नहीं समझ आया। अब यार डायमेंशन बहुत आसान चीज है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? कर लो यार, खुद से जरा कोशिश कर लो। डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन
एम एल टी लगाना होता है, कभी पावर ए बी सी लगा लो, 2 3 टाइप की तो प्रॉब्लम फुल होती है उसमें। एक काम करूंगा, मैं हैंड आउट पकड़ा दूंगा, मैं हैंड आउट पकड़ा दूंगा आपको। ठीक है, मैं हैंड आउट पकड़ा दूंगा, तो उससे हो जाएगा थोड़ा काम हम। इंडिविजुअल चैप्टर है, उसको बाद में करा ही देते हैं, लास्ट में करा देते हैं लॉन्च के। हाँ भाई, हो गया होगा मेरे ख्याल से, काफी समय दे दिया है। बोर्ड वाले उसमें भी कोई दिक्कत आई कोई चैप्टर में ना जो हो गए, तो पूछ लेना बोर्ड का भी, कल के दिन में ये ना हो कहीं बोर्ड में ना वो हो जाओ। तो वो AC1 में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ बोर्ड का, तो वो वीडियो लेक्चर भी मैसन इम्पल्स वाले में करता हूँ, तो उसमें से देख लेना। सरफेस टेंशन वाला तो पढ़ा दिया है, फिर विस्कोसिटी पढ़ाना है उनको, तो देख लेना। सिंपल सिंपल डेरिवेशन बोर्ड का ही पढ़ा रखा है, ज्यादा नहीं पढ़ाया उसमें, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, इसमें कैसे करोगे, टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करो, इसमें टेंशन T आएगी तो इसमें टेंशन T आएगी। देखो सेम रस्सी है, यहाँ 2T चल जाएगी, इसमें 2T चलेगी, ये रस्सी यहाँ पर 2T आ गया। इन दोनों, इसमें रस्सी में 2T चल रही है तो यहाँ 4T चलेगा, 40 यहाँ 40 चल रहा है तो इसमें 8T चलेगा, है ना। 4T ये 8T चलेगा, 8 यहाँ पहुंच गया 8। यानी रस्सी के जो कोने हैं जहां पे एंड मिल रहे हैं आपके रस्सी के, देखो इसके तो यही 2 एंड, ये और ये, इसका क्या है, इसका क्या है, ये है और ये है। अब ये वाली रस्सी को देखो, एक एंड है पुली से अटैच, पुली पे कोई वर्कडन नहीं लिखना होता आपको, सिर्फ एंड पर जो ब्लॉक्स हैं उनका लिखना होता है। हाँ, एंड अगर फ्री है तो वहां पर ब्लॉक लगा देना। अभी बताता हूँ कैसे। इस पे क्या हो जाएगा, T इंटू वी, इस डब्बे पे काम हो गया T इंटू वी, डायरेक्ट वेलोसिटी लिख लो। इस पे काम हो जाएगा माइनस का, टेंशन ऊपर है नीचे जा रहा है, कितने हैं, ये क्या कर दी 8, 8 4 2 1 12 13 14 15, 15T इंटू यू। माइनस क्यों, समझ में आ गया, फोर्स ऊपर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रहा है, इज इक्वल टू 0, तो P की वैल्यू 15U, ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला भी हो गया होगा, ये वाला भी हो गया होगा, हुआ कि नहीं भाई। हो गया सर। ठीक है ना। एक याद आ रहा है आपको, ऐसी प्रॉब्लम थी, ये था, यहाँ पर पुलियट टेस्ट थी, यहाँ पर पुलियट टेस्ट थी, इसको यू एंड से खींच रहा था, इसको यू एंड से खींच रहा था, यहाँ पर एक टप्पा टेस्ट था। बताओ ये V से आ रहा है, जिस इंस्टेंट पर वाला एंगल थीटा दे रखा है, V और U में रिलेशन बताना था। इसको करो जरा, फटाफट करना लेकिन। हाँ भाई, इसमें क्या है, यही रस्सी है, इसको मानो, इसमें टेंशन T मान लो, इस पर T ऐसे लगेगा, 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 ये गया T ऐसे लगा, ठीक है। T यहाँ पर 2T ऐसे आएगा, इस पर 2T ऐसे आएगा, यहाँ पर T और T, यानी डब्बे पर, अगर हम डब्बे की बात करें, इस पर तो 2T ऐसे लग जाएगा, डब्बे पर 2T ऐसे लगेगा, तो 2T इंटू A2 प्लस का, 2T इंटू A2 प्लस का, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3T इंटू A2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2A2 इज इक्वल टू 3A1 बन जाएगा, ठीक है। इसमें कैसे करोगे, ये फ्री एंड है ना, ये फ्री एंड पर डब्बा लगा दो ना, जो फ्री एंड दिए होते हैं ऐसे करके फ्री एंड, इन पर डब्बा लगा दो ना, फ्री एंड पर हमेशा ब्लॉक लगा लिया करो। अब ये डब्बा इतना से जा रहा है यू से नीचे को, यहाँ पर डब्बा लगा लिया करो, जो भी फ्री एंड होते हैं रस्सी के। आई बात समझ में, तो यहाँ पर डब्बे लगा लोगे। अब इसके बाद कर लो, इसमें टेंशन ऊपर को गई, देखो सिमेट्री है, पूरी की रस्सी चल रही है, यहाँ पर टेंशन ऊपर को गई। बात रही इसकी बातें, इस पर कैसे करेंगे, ये वाला लिख लिया होगा आपने, हो गया ना। इसका नहीं हुआ एक स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। हो गया।
ठीक है। देखो पुली के लिए, देखो पुली पर इधर को टेंशन गई टी, इधर को टेंशन गई टी, नीचे को आएगा इसमें, इस रस्सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टी डैश आ जाएगा। ये टी डैश किस पर लगेगा, ये टी डैश लगेगा इस पर, ये इसको ए बोल दो। ए जो कि ऊपर को जा रहा है बी से, ए जो कि ऊपर को जा रहा है बी से, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस पर क्या हो जाएगा, बैलेंस करोगे, पुली को बैलेंस करोगे तो जरा ध्यान से देखो, टी डैश की वैल्यू आएगी 2t का tan 2t का cos थीटा, टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2t का cos थीटा, t का cos थीटा, t का cos थीटा और टी डैश बैलेंस हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में कैंसिल हो जाएंगे आपके, t cos t sin थीटा t sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो टी डैश आपका बन गया 2t cos थीटा। तो अब वर्क डन आप लिख सकते हो, इस पर वर्क डन माइनस टी यू, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, इस पर वर्क डन माइनस टी यू, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे। बात रही इसकी बात है, इसकी बात है क्या हो जाएंगी, प्लस का ऊपर वो कितना आ गया 2t cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट v 0, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई u बाय cos थीटा, ठीक है, u बाय cos थीटा। इस तरीके से आप सॉल्व करते हो इसको। v की वैल्यू कितनी आ गई u बाय cos थीटा। हो गया क्या? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भाई सन्नाटे में आ गए क्या? वो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन जो मिल गया महाराष्ट्र में, इसलिए हो गया क्या? हैं? बड़े खतरनाक शांति बरत रखी है, हैं? घबरा गए हो क्या कुछ ज्यादा ही? सर एयरपोर्ट पे पकड़ा है। अरे कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पे पकड़ के एक बार बताओ, 6-7 कितने, कुछ सिटीज में वो कर लिया ना, नाइट कर्फ्यू लगा रखा है शायद, तो वो तो खाली दिखावट है, होगा तो मामला अंदर गंभीर हो रखा होगा। शायद बोर्ड भी पीछे कर लें क्या? जनवरी फरवरी तक कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं। देखा, मतलब पीछे हो रहे हैं बोर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है, जितना वो दिखा रहे हैं। आज भी तो न्यूज में आया था, यहाँ पता नहीं पेपर में देख रहे थे, भाई बता रहा था, भाई ने पढ़ता है न्यूज़पेपर, तो बता रहा था फ्रंट पेज पर रखा है कि कोई सब सही हो गया, मामला कुछ नहीं है, रफा दफा कर रहे हैं भाई वो मामले को, कि पैनिक ना लेके आए। चलो थोड़ी सावधानी बरतना। इसके बाद हमारा, हाँ अब फ्रिक्शन का काम था, हम फ्रिक्शन पे हमने सिंपल क्वेश्चन तो कर लिया है, थोड़ा अच्छे लेवल पर जाते हैं। क्वेश्चन आता है ये वाला, 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले तो ये हो गया, ये लग रहा है आपके शीट का ही है, ये वाला ही करा देता हूँ, डेटा वेटा गिवन होगा ना उसमें। अरे खुल जा सिम,
ये है आपका क्वेश्चन दे रखा है, दोनों 10 किलो के हैं, ये ए है ये बी है, दोनों का मास एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 10 kg। ठीक है, इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहां से यहां 2 मीटर। जब ये 2 मीटर चल जाएगा, म्यू की वैल्यू यहां पर दे रखी है, म्यू दे रखा है 0.5, यहां पर दे रखा है स्मूथ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। लो इसको ढंग से करना आप, इसमें मैं और भी पार्ट बनाता हूं। ऑन ए, सेकंड है ऑन बी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसमें। तीसरा है ऑन सिस्टम, ठीक है। बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, दूसरा है ऑन बी, तीसरा है ऑन सिस्टम। तो करो इसको। हाँ भाई इसको करो। देखो अप्लाइड फोर्स की तो कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन के लिए पहले फ्रिक्शन निकालना तो पड़ेगा। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए पहले टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करो इसको, है ना। पहले टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो और इसका वो निकाल लो, फ्रिक्शन निकालो वहां से। टू ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है ना, अब जिसको आती वही कर पाएगा यार इसको। सर हो गया। हो गया ना। देखो सबसे पहले तो इसका तो हो जाएगा, इसका तो सिंपल है। इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बाय अप्लाइड फोर्स के कारण 0, है ना। तो ये फोर्स लग रहा है बी पर, ए पर थोड़ा ना लग रहा है। बी पे कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 प्लस का cos 0 100 इंटू 2 cos 0 200। सिस्टम पे कितना हो जाएगा, 200 प्लस 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात रही फ्रिक्शन की, तो उसके लिए पहले फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। क्या करते हो, इसको सिस्टम मान लेते हो, सिस्टम मान के एक्सप्रेशन निकालोगे। सिस्टम मानो पहले इसको, इस पर लग रहा है 100, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं नीचे, फ्रिक्शन मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर 100 रह गया है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्या करते हो, इसका अगला पार्ट क्या होता है, यहाँ पर किसी भी एक का एफबीडी बना लो। मैं ए वाले का बनाऊंगा,
ए वाले का एफडी बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि ए वाला जा रहा है 5 से और इसको फ्रिक्शन के अलावा और कोई नहीं भगा सकता है, तो ए पर फ्रिक्शन आगे ही लग रहा होगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए किया आपने, m इंटू ए, एम कितना हो गया 10, 10 इंटू ए 5, कितना आ गया 50। ठीक है, इतने रिक्वायरमेंट आ गई है। और एफ एस मैक्स है कितना यहाँ पर, और एफ मैक्स कितना है यहाँ का 0.5 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा आपका 100, 50 है, तो ओके है, ओके है सिचुएशन। 50 पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, लेकिन स्लाइड नहीं करेगा, 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो कर जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, बोथ ब्लॉक्स ओके है, मतलब बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अच्छा जरा ध्यान देना, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दी हमने, 50 आ गई। बताओ भाई, इसको फटाफट बताओ, ए पर कितना लग रहा है, ए पर 100। फ्रिक्शन आगे कितना आ जाएगा 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2, 100 आ गया है। बी पर यही फ्रिक्शन बी पर पीछे को लग रहा होगा, अगर हम बी की बात करें तो बी पर ये वाला फ्रिक्शन पीछे को लग रहा होगा, है ना, बी पर ये लग रहा है और ये लग रहा है। तो फ्रिक्शन, जहां तक फ्रिक्शन की बात है, फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, तो माइनस का 50 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस का 100। तो देखो जरा 100 माइनस 100 0, फिर से वही ये चीज का जीरो आना, लास्ट वाले पॉइंट पर देखो, फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स, in this case friction is an internal force for system, for system, and system is behaving rigid, and system is behaving rigid। ठीक है, वही चीज को लिखवा रहा हूं। रिजिड मतलब अगर देखो यहाँ पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 60 आ जाती तो क्या होता, ये ज्यादा तेज चलता, वो कम तेज चलता, और फ्रिक्शन लगता 50 का, जितना मैक्सिमम है। तो अगर ये ज्यादा तेज चलता तो नेगेटिव वर्क डन ज्यादा आ जाता भाई, ये वाला जो जाता 50 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता, नीचे वाला ज्यादा डिस्प्लेस होता, पीछे वाला कम डिस्प्लेस होता, उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है ना वो, ज्यादा दोनों ही सामने को रहे हैं, बस ऐसे हो रहा है सिनेरियो, तो नीचे वाला ज्यादा तेज निकल जा रहा है, तो नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता, नीचे वाले का अगर 2 हो रहा है तो ऊपर वाले का 2 नहीं होता, कम होता, तो ऊपर वाले का 2 से कम होता, तो ये वर्क डन जो ए पे आता वो 100 नहीं आता, कम आता, इस पर वर्क डन 100 आ जाता, माइनस का 100, तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाता, फ्रिक्शन का नेगेटिव निकल के आ जाता। तो आपका जो अगर हम बोले, पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है एक्टिंग पर, है ना, दोनों के बीच में स्लाइडिंग तो हो नहीं रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग पे आ रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर मैं बोलूं तो सिस्टम पर वर्क डन हमेशा 0 रहेगा। क्यों, जब स्टैटिक का मतलब पार्ट्स के बीच में मूवमेंट, रिलेटिव मूवमेंट हो नहीं रहा है, पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा, तो सिस्टम ये रिजिड एक डब्बे की तरह चल रहा होगा, पार्टिकल के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ऐसे हो जा रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है एक के ऊपर एक, तो रिजिड बिहेव कर रहा है, पूरा एक साथ चल रहा है। रिजिड समझ में आया, जिसमें पार्टिकल के बीच में सेपरेशन नहीं आता, जो पहले था वैसा ही वैसा रहेगा, जैसे ये है, ये गया, अब मान लो ये है, ये है, ये देखो आगे गया, ये नीचे चला गया, तो सिस्टम के बीच में सेपरेशन आ गया है, बेसिकली पार्टिकल के बीच में सेपरेशन आने लग गए हैं, तो एक दूसरे के रिलेटिवली अगर मूव कर गई बॉडी तो वहां पर सिस्टम रिजिड बिहेव नहीं करता। तो यहां से एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो, वर्क डन ऑल्सो करके लिख लेना, ऑल्सो फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर, फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर। तो यहां पर लिख सकते हो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, ये हमेशा 0 होता है सिस्टम पर। सही बात है यार, अगर दोनों बराबर चल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो एक पर पॉजिटिव वर्क जितना होगा उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर स्लाइडिंग हो जाती और काइनेटिक आता, यहां पर अगर स्लाइडिंग हो जाती और काइनेटिक आता,
ए वाला 2 नहीं चल पाता, और ए वाला 2 नहीं चल पाता, फ्रिक्शन तो 50 ही लगता। मान लो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 60 आ रही है, तो लगता तो 50, तो ऊपर वाला क्या चलता, कम चलता, नीचे वाला ज्यादा चल जाता। नीचे वाले का 100 आ रहा है तो ऊपर वाले का 50 इंटू 1.5 होता, 1.6 होता, जो भी होता, लेकिन कम आता, 80 आ गया मान लो। ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव निकल के आता है। तभी तो हम फ्रिक्शन को अवॉइड करते हैं। कहीं पर भी होता है फ्रिक्शन एनर्जी का कंजम्पशन लेता है, ठीक है। तो भी हम जितना भी हमारी मैकेनिकल में जितना मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल आपके व्हीकल्स हैं, मशीनरीज हैं, फ्रिक्शन, इंटरनल जो फ्रिक्शन होता है वो आपका ओवरऑल नेगेटिव वर्क डन दे रहा होता है, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा होता है दोनों दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कहीं पर भी स्लाइडिंग हो रही तो मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम पर नेगेटिव ही वर्क करना नेगेटिव वर्क करता है। और आप देखोगे सब जगह फ्रिक्शन का ही गेम है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो कहीं भी एनर्जी के लॉसेस नहीं आते, जितना आप डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस देख रहे होते हो, ठीक है। ये लिख लिया क्या, इतना इतना हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ, लास्ट में ये लाइन लिखना, लास्ट में ये लाइन लिखना। इसके बाद बताता हूँ, इसके बाद भी एक लाइन लिख लेना, काइनेटिक फ्रिक्शन पर लिख देना एक लाइन। एक काम करना, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट नहीं आना, ठीक है। अगर नेक्स्ट लेक्चर कब है? परसों। वही इसी टाइम है क्या? 4 से वाले, 4 से इसी टाइम पर है क्या, 4:15 वाले में? इसी में होगा, इसी में होगा। हाँ सर, हाँ इसी सर। में। सर। तो एक काम करना, उस क्लास को हम 4 बजे से चालू कर लेंगे, ठीक है। 4 to 4:30 और 4:45 तक डाउट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। यार ऐसा तो नहीं है पूरा ही डाउट डाउट करते जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से 45 मिनट डाउट कर लेंगे। मेरी क्लासेस सारी इतने से होती हैं, 6 बजे के राउंड में छोड़ देता हूँ, पहले 6 ऐसे उसमें। तो हम 4 से स्टार्ट किया करेंगे अपनी क्लास, 4 से 4:45 तक डाउट, या फिर 4:30 तक डाउट। जिसके डाउट हो वो 4 बजे इंटरव्यू ले लेना, ठीक है। तो तुम्हारी क्लास से अब से फिजिक्स की अगर 4 बजे वाला स्लॉट हुआ तो 4 बजे होगी, 4:15 पर नहीं होगी। आधा घंटा हम डेली डाउट डिस्कशन करेंगे, जिसका भी डाउट है जो भी है शुरू के चैप्टर से कहीं से भी, काइनेमेटिक्स मत पूछना आप, ठीक है, क्योंकि उसका अब रिलेशन इधर रहा नहीं। आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी क्वेश्चन लगाना जानते हो, तो अब यहाँ उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, उतना जितना जानते हो उतने से काम बन जाएगा। तो अब काइनेमेटिक्स वाली बात पुरानी हो गई, उससे ज्यादा डाउट मत पूछना, अब आगे बढ़ना है। जिसका छूट गया है और या तो वीडियो लेक्चर लेके अब उसका अगले साल रिवीजन के टाइम पर ढंग से ध्यान देना। अभी जो चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो। वर्क एनर्जी सेंट्रल पार्ट है पूरे फिजिक्स का, अलोन 12th दोनों में काम आएगा। 12th में भी काम आता है। फोर्स का अगर वर्क डन निकालना नहीं जा रहे हो, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाओगे वहीं पर, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म, वहां जरूरत पड़ेगी आपको, ईएमआई वहां जरूरत पड़ेगी, यही चैप्टर है भाई। फोर्स बदल जाएगा, अभी फ्रिक्शन जानते हो आप, ग्रेविटी जानते हो, नॉर्मल जानते हो, अगली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, फिर से वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, सारी कहानी इसी चैप्टर में बात होती है। तो चैप्टर इंपोर्टेंस रखता है अपने आप में। तो न्यूटन लॉ से चालू हो गए, न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर मास 5 और छड़ा रोटेशन। 7वां अगर काउंट करते तो ऐसे 7 ये चैप्टर हैं जो मेजर चैप्टर हैं आपके। तीसरे पे आ रखे हम, और हर चैप्टर में लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा मतलब
जिसको मजा आ रहा है वो तो करते जाएगा, जिसको मजा नहीं आ रहा उसकी दिक्कत है। हाँ ये लिख लिया होगा, लास्ट में एक लाइन लिखो, लास्ट में इसके बाद लिखना इन केस, अलग से लिख लेना, इन केस द फ्रिक्शन इज काइनेटिक इन नेचर, in case the friction is kinetic in nature, in case the friction is kinetic in nature, friction is kinetic in nature, the work done on system will always be negative. In case the friction is kinetic in nature, then the work done by friction on system, then the work done by friction on system will always be negative, will always be negative. कॉमा करके लिख लेना, सिस्टम डज नॉट रिमेन रिजिड, या ब्रैकेट में लिख लेना, हियर सिस्टम डज नॉट रिमेन रिजिड। रिजिड कैसे रह जाएगा भाई, ठीक है ना, एक के ऊपर एक की स्लाइडिंग हो रही तभी तो काइनेटिक एक्ट करेगा, अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो स्टैटिक है, और सिस्टम एक ही डब्बे की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर ये हो रहा है तो सिस्टम रिजिड भी नहीं रहा, तो हम वो कह भी नहीं सकते कि वर्क डन बाय, ऑल द फ्रिक्शन इंटरनल है अभी भी, लेकिन वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0 नहीं लगाओगे, क्यों, सिस्टम रिजिड नहीं रह रहा है, सिस्टम रिजिड रहा ही नहीं, इस बार नॉन रिजिड हो गया है, तो वो वाली कहानी फेल हो गई। बात रही इंटरनल फ्रिक्शन की, ये फ्रिक्शन के कारण नेगेटिव वर्क नहीं होगा सिस्टम पर, क्यों होगा वो आप समझ चुके हो, ये हो रहा है, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को, इस पर लग रहा होगा आगे को, ठीक है, जो जिस केस में मैं लेके चल रहा हूँ आपको, ये इस केस में इस पर लग रहा होगा पीछे को, इस पर लग रहा होगा आगे को। अब इस पर पीछे को लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ज्यादा, तो इस पर ज्यादा वर्क डन आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स तो बराबर ही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, इसका नेगेटिव में आएगा, इसका पॉजिटिव में आएगा, लेकिन पॉजिटिव वाला कम होगा, तो हमेशा जब भी देखोगे तो नेगेटिव ही निकल के आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अरे पेपर पे कैसा गया था, बेइज्जती करवा दिया क्या, बचा लिए जरा हैं, इसे पूछा जाए जरा, कोई किसी को, तिवाड़ी जी है, तिवाड़ी जी बेइज्जती करवा दिया क्या पेपर में, ना भी बेइज्जती नहीं हुआ सर, लेकिन ठीक ठाक हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक ठाक। कौन सा वाला था, मेंस वाला दिया था कि एडवांस वाला, एडवांस वाला, उसका तो सॉल्यूशन मैंने ही बना रखे शायद, है ना, और बी फेस वाला, हाँ उसके अपलोड तो कर दिए उसके, अरे इतना भी आसान वो टफ नहीं था, आधा घंटा, एक घंटे में कर लिया था मैंने दोनों सॉल्यूशन, तो तुम्हारा भी कम से कम 1.5 घंटे में तो होना चाहिए, 45 मिनट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो सीट के ही थे उसमें से। अरे 11 रैंक तो है, लेकिन एडवांस देने वाले कितने थे, एडवांस में टोटल बच्चे कितने थे, अच्छा 38, ठीक है। हाँ भाई मेंस में किसी का आया क्या, पहला दूसरा, एडवांस में पहली वाली आई अपनी, पहले दूसरी, विष्णु क्या आई, फर्स्ट आई होगी, ठीक है। अब मेंस में आकांक्षा सेकंड आ गई, ये क्या हो रहा है, चलो रियलिटी से विश्वास भगा दे रहे हो तुम तो, हैं, चलो देखते हैं। काइनेमेटिक्स से कम क्वेश्चन थे क्या, काइनेमेटिक्स तो तुम्हारे ऊपर से गई थी, चलो ये भी सही है। लिखो अगला क्वेश्चन करो, फिर से आपका वो मॉड्यूल का ही है क्वेश्चन, उस पर आओ, करो भाई मेहनत करो जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दे रखा है ब्लॉक ऑफ इज प्रोजेक्टेड, वही क्वेश्चन नंबर 28 है आपके शीट का, 28 क्वेश्चन है, तो ये दे रखा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 28 लिख लेना, एग्जाम्पल 28 पूरा, अगर पूरा वो देखना है तो उससे देख लेना एग्जैक्ट लैंग्वेज। 10 किलो का है, ये ए वाला भी 10 किलो का है,
ये वाली सरफेस स्मूथ दे रखी है, जहां पर म्यू दे रखा है आपको 0.1, इसको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंक दिया है, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, इसको ए वाले को फेंका हुआ है, इसको फेंक दिया v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से ए वाले को। आपसे पूछ रहा है फाइंड velocity of two blocks, velocity of two blocks when frictional force stopped acting, when friction stops acting। और दूसरा पार्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी till velocity becomes equal। ठीक है, आप अगर बगल में शीट खोल रखी है तो आंसर मत देखना, कोशिश करो यहीं से देखो। कुछ नहीं कर रखा, नीचे प्लैंक है, ये वाला है, यहाँ स्मूथ है, इसके ऊपर एक और रखा और फेंक दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। अब इस सिचुएशन को आपको दे रहा हूं मैं, 2 मिनट दे रहा हूं, बस सोचो कि होगा क्या। अप्रोच कैसे करना है अलग बात है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो कि फोर्स से कैसे लिखेंगे, क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, तीसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है ऑन ए कॉमा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होगा जो नोटेशन दे रखी मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलो इस पर 2 मिनट लो और सोचो इस पर, और अगर सोचने पर आ गए, समझ में आने लग गया तो कार्रवाई चालू कर देना इसकी, फिर मैं 2 मिनट बाद बताता हूँ इसको। चलो भाई बता दूं, टाइम चाहिए? कुछ क्लिक किया क्या? सर 2 मिनट। ठीक है, हाँ भाई, किसको बिल्कुल भी क्लिक नहीं किया वो बता दे, मैं उसको समझाता हूँ, कम से कम बेसिक आइडिया देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। चलो मैसेज ही कर दे शर्माने वाले लोग, कैसे इसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा कि भाई अप्रोच कैसे करें, होना क्या है। सब जीनियस हो गए क्या?
बताओ कौन बताएगा, किसी और को पकड़ते हैं। यश जोशी, हाँ भाई जोशी जी, है माइक वाइक पर मामला, या खाली टाइप करने वाले ही हो आप भी? यश जोशी, ये तो लग रहे हैं भाग गए हैं। चलो देखो, हाँ भाई देखो क्या होगा। ए को दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, बी वाला रुका हुआ था, तो बी के रिस्पेक्ट में गड्डी पकड़ लेते हैं, इसको 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, दे दिया इसको 10 मीटर पर सेकेंड। अपना नीचे वाला डब्बा बहुत बड़ा है, टेंशन मत लो, खत्म नहीं होगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड दे दी है, नीचे वाला रुका हुआ था। अब क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन लगना चालू होगा पीछे को, इस पर इसके 10 मीटर पर सेकंड दे रखी, नीचे वाला रेस्ट पे था उस टाइम पर, तो इसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ये वाला आगे को जा रहा था, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे को। तो अगर इस पर पीछे को लगा तो इस पर फ्रिक्शन आगे को लगेगा। तो यहाँ पर, यहाँ की सरफेसेस की बात करूं, कॉमन सरफेसेस पर बी पर आगे को लगाए, ए पर पीछे को लगाए, और कोई फोर्स है नहीं, ये स्मूथ है, ठीक है। तो बी पर फ्रिक्शन आगे, ए पर फ्रिक्शन पीछे, बस यही फोर्सेस हैं ए और बी पर। तो ए की स्पीड कम होने चालू हो जाएगी, फोर्स पीछे लग रहा है, स्पीड आगे है, तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन करेगा, ये बढ़ना चालू करेगा, इसकी स्पीड बढ़ना चालू होगी। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू, पहली बात तो फ्रिक्शन काइनेटिक आएगा नेचर में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है, तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट निकल के आएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है, आपकी इक्वेशन वैलिड है तीनों, ठीक है। कुछ कुछ होगा, तो इसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही है ऊपर वाले की, नीचे वाले की स्पीड बढ़ना चालू होगी। और देखो एनालिसिस भी बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है, आगे को एफ फोर्स नहीं लगा रखा है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, तो प्रॉब्लम रिलेटिवली सिंपल है, ठीक है। इसी लेवल की रहेगी सर, टफ में अगर आ गया नीचे फ्रिक्शन लगा दिया, फोर्स फोर्स लगा दिया, बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया, एडवांस की प्रॉब्लम बन जाएगी अच्छी वाली, अभी वो लेवल रीच नहीं करो तुम लोग, ठीक है। तो पहले आराम से देखो इसको, तो इसको स्लो डाउन होना है, इसको तेज भागना है, तो एक समय आएगा इसकी स्पीड स्लो 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 होगी, इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, एक समय आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, एक समय आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। अब जब दोनों की स्पीड बराबर हो चुकी है, क्या इस पर फ्रिक्शन, देखो इन दोनों, अब सिस्टम को देखो, अगर दोनों की स्पीड बराबर है, सिस्टम पर यहाँ का फ्रिक्शन एक्सटर्नल बनता, जो कि है नहीं, कोई एफ फोर्स इधर को या इधर को मैंने कुछ लगाया नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा है, तो इनका जो मोशन में जो बदलाव ला सकता है वो बस यहाँ का फ्रिक्शन था, अंदर का इंटरनल फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अब जब दोनों 6 से जा रहे हैं, सॉरी दोनों जो भी स्पीड से आ रहे हैं, कॉमन स्पीड से जब जा रहे हैं, कॉमन स्पीड आएगी, ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा, स्लो डाउन हो रहा है, तेज बढ़ रहा है, तो एक समय पर कॉमन स्पीड आ जाएगी। तो मान लो कॉमन स्पीड से जब जा रहे हैं, और कोई सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, F1 F2 ऐसा कुछ तो लगा नहीं रखा हमने, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, फ्रिक्शन भी नहीं है यहाँ का, बॉटम पर नहीं है, तो बस इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन था, जो भी इनके मोशन में कोई भी बदलाव ला सकता है। तो भाई जब यहाँ पर ये दोनों सरफेस सेम स्पीड से जा रही हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्यों आएगा, गायब हो जाएगा ना, उसके बाद फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो अगर फ्रिक्शन अगर लगता रहा जैसा लग रहा था, तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या हो गया, ये इसकी स्पीड कम है, इसकी ज्यादा है, तो फिर इस पर फ्रिक्शन पीछे को लग जाएगा, इस पर फ्रिक्शन आगे को, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार स्पीड अटेन कर लिया तो फ्रिक्शन लगना ही गायब हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन की और कोई टेंडेंसी है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस और तो है नहीं इंडिविजुअल बॉडी पर, ना इस पर कोई एफ अलग से लग रखा है आगे को खींचने वाला, जो कि इसको आगे को और एक्सलेट करा देगा। तो एक बार जब कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लिया दोनों ने, तो दोनों साथ में जाएंगे और फ्रिक्शन लगना गायब हो जाएगा। अरे आई बात समझ में? क्या बाउंसर? चलो अब इसको डीलिंग करनी है। अब आपका देखो न्यूटन लॉ कैसे अप्लाई होता है। ए को देखो, ए पर बात करेंगे। पहली बात तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका
यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी आप जानते हो, ये इंटू नॉर्मल, नॉर्मल आपका 100 हो जाएगा। फ्रिक्शन निकालना तो जानते हो आप सही से। अब ए पर बात करता हूं, तो ए पर जा आगे को रहा है, फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, है ना, जा आगे को रहा है, बी के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे को लग जाएगा। अब ये फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू एम ए लिखोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये 10 है, ये आपका एम कितना हो गया 10, ए, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन कहाँ को आई है, पीछे को आई है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो एक्सेलरेशन आपका -1 लिखोगे, ठीक है। इक्वेशन में लिखता हूं, पहली इक्वेशन के हिसाब से v इक्वल टू यू प्लस एटी, एटी मतलब आपका, सॉरी यू आपका 10 था, यू आपका 10 था, तो 10 प्लस -1 इंटू टी, तो ये तो हो जाएगी ए की वेलोसिटी कोई भी टी टाइम पर। सेम तरीके से बी को देख लो, बी पर कहानी क्या होगी, बी पर यही फ्रिक्शन आगे को लग जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम ए करोगे, एफ की वैल्यू है 10, फिक्स हो गई, मास तो इसका भी 10 है, दोनों का मास सेम दे रखा है, तो एक्सप्रेशन आपका 1 निकल के आ जाएगा फिर से, लेकिन इस बार इसका आगे को आएगा। अब इसमें आगे को पॉजिटिव मान, तो इनिशियल 0 थी, एक्सेलरेशन आपका प्लस का 1 हो गया है, तो वेलोसिटी ऑफ बी किसी भी टाइम पर 0 प्लस एटी करोगे, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 को इक्वेट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन विल एक्ट till friction will be in action till VA is equal to VB, है ना। किसी भी टाइम पर कोई, जब तक दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाती तब तक फ्रिक्शन लगेगा। अब करो यहां से कितना हो जाएगा, तो VA is equal to VB करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 10 माइनस टी इज इक्वल टू टी, तो यानी टी की वैल्यू आ गई है 5 सेकेंड। तो 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 5 सेकंड के बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। तो 5 सेकंड तक देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है, तो 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, तो ये वाली लाइन लिखी, इसके बाद ऐसे लिख लो, ठीक है, एस ए लिख लो, ऐसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू टी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी तक आप लगा पा रहे हो ये सब चीजें, ठीक है ना। ये इक्वेशंस तभी वैलिड है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्यों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमेशा, कभी भी नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ये तो हमेशा वैलिड है। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल आता है तब आपको a को dv बाई dt या v dv बाई dx एज पर ला क्वेश्चन प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो तभी वो 3 इक्वेशन वैलिड है, 3 के साथ वो और बताई थी आपको, SN वाली और एवरेज वाली। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ इंटू ए कितना आ गया 1 माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, ए का मूवमेंट, ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा बी के कंपेरिजन में, क्योंकि जितना बी चला होगा उतना ए तो चला ही होगा, प्लस ए इसके ऊपर भी जा रखा है आगे को। आई बात समझ में, जितना बी चला होगा उतना ए तो चला ही होगा, ऊपर से ए उसके ऊपर भी चल रखा है। तो ये तो हमने सब चीजें ग्राउंड फ्रेम से लिख रहे हैं, ये तो हम ग्राउंड फ्रेम से चल रहे हैं। ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई कि भैया ये रेस्ट से चालू किया था, ये ना शुरू में स्लाइड कर रहा होगा, इवेंचुअली ये हो जाएगा, शुरू में स्लाइड कर रहा होगा, ये ऐसे मान लो, तो शुरू में स्लाइड कर रहा होगा इसके ऊपर और इवेंचुअली ये कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चल चुका है, यहाँ से यहाँ आया है और ये यहाँ पर से इस पोजीशन से यहाँ तक आ गया है, तो जितना पिंक चला उतना तो चला ही चला है, लेकिन इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा चल चुका है वो आपका, ठीक है। तो आप, ये हमने ग्राउंड फ्रेम में लिखा हुआ है, तो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से भी ऐसे ज्यादा आने वाला है, तो ऐसे कितना आ जाएगा 50 माइनस 15.5, तो मतलब सॉरी 12.5, 12.5, ये कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। आप एस बी देखोगे, आप एस बी करना चाहते हो, बी के लिए कितना हो जाएगा यूटी प्लस हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर, तो 12.5 चला होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 ब्लॉक्स। हाँ इसको आप पुट कर लो, इसको यहाँ वापस पुट करो, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, va इज इक्वल टू vb इज इक्वल टू, चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ पुट कर लो, कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड।
डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं, तो पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब बात रही वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा है नेचर में? फ्रिक्शन काइनेटिक आ रहा है नेचर में। ए पर बोलेंगे, ए पर फ्रिक्शन पीछे लगा है, डिस्प्लेसमेंट आगे, एफ इंटू एस ए, लेकिन नेगेटिव का। फ्रिक्शन कितना आया? फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 37.5, कितना आ गया? माइनस का 375 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी कितना हो जाएगा? माइनस, सॉरी, बी पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो एफ इंटू एस बी कितना हो जाएगा? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 12.5, 125 जूल। अरे आ गई बातें समझ में? अरे क्लियर है सबको बातें? अब देखो Yes. वर्क, इसमें से एक और चीज काम की है, वर्क डन बाय एफ ऑन सिस्टम। सिस्टम पर देखो, सिस्टम पर देखो कितना आ रहा है? -375 प्लस 125 इज इक्वल टू आपका 250 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 250 जूल आ जाएगा, ठीक है। 125 इज इक्वल टू माइनस का 250 आ जाएगा। अब माइनस साइड क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस का 250 तो आ गया, माइनस मतलब ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक्टिंग पे आ रहा है, ये है सिस्टम नॉट रिजिड, सिस्टम नॉट रिजिड। ये सब बातें आपकी दिमाग पर चलनी चाहिए। सिस्टम रिजिड नहीं रह रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है। बेसिकली सिस्टम रिजिड नहीं रह रहा है तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0 नहीं आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है तो इसकी बातें मैं कर चुका हूं, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। सिस्टम रिजिड नहीं है तो हेंस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स तो है लेकिन वो 0 नहीं है। अच्छा, दूसरी बात काइनेटिक फ्रिक्शन है तो आपको पता है इस केस में नेगेटिव आ रहा है, हर केस में नेगेटिव आता है वर्क डन बाय आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम पर। हाँ भाई, हो गई। यही छोटी मोटी कंसेप्चुअल बातें हैं इस चैप्टर की। बाकी कोशिश करो एक्सरसाइज 1 निपटाते जाओ और जेई मेन के क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 3 में है उतना तो कम से कम करो ही, हर कोई बंदा। बाकी जो कर रहा है यार अपना अच्छे से कर ही रहा है, वो एक्सरसाइज 2 भी करे। कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट आपको सारे पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। डाउट में पूछ लेना। अब मैं डेली से यही करवाता हूँ, डेली से आधा घंटा, 4 बजे से क्लास चालू करेंगे हम लोग। शुरू का आधा घंटा या 40 मिनट डाउट में चले जाएगा, एज पर जितने डाउट होंगे आपके। तो इसको भी डाउट में आना होगा, वो डाउट में कर लेना। तो क्लास 4:30 से चालू किया करेंगे हम लोग, मतलब लेक्चर। उससे पहले आधा घंटा डाउट में ही रहेगा डेली। तो जिसका भी लेवल डाउन हो रखा है, मतलब जिसके भी डाउट्स हैं एक्सरसाइज 2 के, एक्सरसाइज 1 के, पुराने भी सब डील कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर रखा है, ज्यादा टाइम ही दे रखा है क्वेश्चन में और सीधे पूछना आगे। कम से कम सोचो उस पर, ऐसा नहीं सीधे पहाड़ क्वेश्चन उठा लेना। लेवल से लेके गए हो, कम से कम एक्सरसाइज 1 से लेके गए हो, सीधे एक्सरसाइज 2 का पूछ रहे हो, एक्सरसाइज 1 आपने कर नहीं रखी तो मेरे को समझाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो लेवल आपने मेंटेन कर रखा है, रास्ते में कहीं पर कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रखा है तो वो तो समझाना ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ भाई, हो गया, कोई दिक्कत इसमें? रब कर दूं क्या इसको? एक मिनट सर। करो करो करो।
ये कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। और भाई जिसके डाउट है एक आध एक बंदा मेरे को रिमाइंड कर लेना, मैसेज करना, फिर 4 बजे से लेनी, तो मैं भूल जाऊंगा। ये फिक्स्ड है, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, इसका ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ से रिलीज कर रखा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है फाइनल पोजीशन। तो आपको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सर रुको जरा, इसमें फ्रिक्शन नहीं निकाल पाओगे आप। हाँ, फ्रिक्शन नहीं निकाल पाओगे, बस ये दो दो। फ्रिक्शन अभी कहाँ से निकल जाएगा, फ्रिक्शन के लिए अभी बहुत दिक्कत है। इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन के लिए सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बस इन दोनों का निकालो। सर वो आर क्या है? क्या आर आर? रेडियस, रेडियस। ये इसका ना सर्कुलर पार्ट का पोर्शन है, उसका रेडियस है। तो खाली ग्रेविटी का वर्क डन लिख लो और नॉर्मल का लिख लो। हाँ भाई बताओ, फटाफट बताओ, हो जाएगा, ये तो हो गया होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? √2 mgr। और कोई? mgr। mgr? अरे √2 क्यों आएगा भाई, फोर्स ग्रेविटी का कहाँ को लगता है? कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, mg यहाँ को लग रहा है। तो ऑल दो आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, जा ऐसे रहा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, लेकिन ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला इधर को, एक ये वाला, ठीक है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना बन जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका mgr, ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। क्वेश्चन को दिमाग में रखना, कल के दिन में यही क्वेश्चन में और मैं पूछूंगा, मैं कहूंगा ये कांस्टेंट फोर्स है, सेम प्रॉब्लम ऐसे में ही पूछूंगा, एक कांस्टेंट फोर्स के थ्रू F हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, F हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मैं इसको यहाँ पहुंचा दिया, टॉप पर पहुंचा दिया, टॉप पर पहुंचा दिया हूँ, इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दिया हूँ, तो ये पूछा जाएगा कि भाई ये वर्क डन बाय F निकालो। अरे यार जो कॉन्सेप्ट, अगर फोर्स इधर को लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स हमेशा, जैसे कि यहाँ पर ग्रेविटी का आ रहा है, जैसे ग्रेविटी का वर्क डन mg आ रहा है प्लस का, वैसे ही इस केस में इसको भी आप चाहे तो अलग से बना लेना, वर्क डन बाय F जो आएगा वो F इंटू आर बन जाएगा। भाई फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है ना, F इंटू आर बन के आ जाएगा। आई बात समझ में? तो जैसे यहाँ पर ग्रेविटी की डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स है, गेम है कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, शुरू में जो डेफिनेशन लिखवाई थी तो क्या लिखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो ये हो जाएगा। अच्छा वर्क डन बाय नॉर्मल बता दो, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल,
हाँ भाई कोई तो बता दो। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा? अब इसको ध्यान पे रखना। देखो नॉर्मल क्या होगा, रास्ता ऐसे करके भी है तो उससे मैटर नहीं करता। किसी भी इंस्टेंट पर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। नॉर्मल ऐसे लगेगा, छोटे से छोटे टुकड़े में बांट के देख लो। हर इंस्टेंट पर 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हर इंस्टेंट पर 90 बनाते हुए चल रहा है। हर छोटे में, हर छोटे डिस्प्लेसमेंट में उसका वर्क डन जीरो आ रहा है। पूरे रास्ते में हर छोटे छोटे सब में जीरो ही करेगा वो। तो ओवरऑल वर्क डन बाय नॉर्मल कितना निकल के आ जाएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो निकल के आएगा। किसी भी इंस्टेंट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट पे आ जाओ अब। तो फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। अब ये कहोगे ऐसे तो ग्रेविटी में भी देख सकते थे हम, तो देख लो ग्रेविटी में। भाई डिस्प्लेसमेंट ऐसे करोगे, ग्रेविटी तो नीचे को लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होना है टेंजेंशियल, तो उसका कंपोनेंट तो आ ही जाएगा एमजी के लॉन्ग, तो ग्रेविटी काम तो करेगी। अब इसको हमेशा सम अप करते जाओ, ठीक है, एंगल बदलते जा रहा है, सम अप करते जाओ, सम अप करते जाओगे इन सबको तो mgr बन जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल की अगर हम बात करें, नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो आएगा। हर इंस्टेंट पर 90 डिग्री बनाते हुए चल रहा हो। आई बात समझ में? तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो रहेगा। और जैसे ये लिखा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgr प्लस का, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी लिख लेना। ये इसको भी कॉन्सेप्ट दिमाग पर रखना। एक कांस्टेंट फोर्स है, तो जब तक कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स into displacement in the direction of force, displacement in the direction of force, in the direction of force, force into displacement तो होता ही है, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? जो उसकी डायरेक्शन में हो रहा हो। ठीक है, अरे आ गई बात समझ में? सर चलो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो क्यों हुआ, वो नहीं समझा। अच्छा, अभी नॉर्मल का वर्क डन कितना हो रहा है? मैं ऐसे से जा रहा हूं तो, इधर को जा रहा हूं तो है जीरो। जीरो हो रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा और आगे गया तो, और आगे गया तो जीरो। जीरो, तो वही तो है। और यहाँ पर क्यों जीरो हो रहा है? जीरो क्यों हो रहा है पहले तो ये बताओ, जीरो क्यों हो रहा है? परपेंडिकुलर है इसके लिए। हाँ, तो यहाँ पर भी तो हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टेंजेंशियल होगा कि नहीं होगा? छोटा सा कोई भी मूवमेंट देखो उसका, छोटा सा कोई भी छोटा सा मूवमेंट देख लो, डब्बा तो टेंजेंशियली चलेगा, हर इंस्टेंट पे हाँ टेंजेंशियली सर बनते हुए समझा। और नॉर्मल जा रहा होगा ऐसे। अब इस छोटे में वर्क डन जीरो कर रहा है, और ऐसा हर सिनेरियो पे हो रहा होगा। अब हर सिनेरियो पे हो रहा है तो भाई वर्क डन ओवरऑल जीरो ही आने वाला है। क्लियर है बातें? यस सर। हम्म। ऊपर से इसमें नॉर्मल जो आता है ना, वो वेरिएबल आता है। इस सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे आप इसके अगले चैप्टर में। नॉर्मल कांस्टेंट निकल के नहीं आता, तो ये वाली डेफिनेशन लगा नहीं सकते हो इसमें। चलो चलो, हो गया हो गया, भागो भागो भागो। लिख लिया तो बढ़िया है, लिख भागो। ठीक है, कैम का होमवर्क पे सबमिट करना है। अबे फिजिक्स की सबसे चिल क्लास रहती है क्या तुम्हारी? कोई काम धाम नहीं होता है, बढ़िया से जब डाउट पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिजिक्स समझ में नहीं आती है। डिस्कशन तो डेली होगा यार, 4 से रखेंगे डिस्कशन, 4 से 4:30 अब हर क्लास में रखेंगे।
चलो स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट, एग्जिट कर, एंड कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 चलो।